Hello everyone, welcome to Developing Success. So this is our वर्ल्ड मैप सीरीज़. ये हमारा वर्ल्ड मैप सीरीज़ है और इस वर्ल्ड मैप सीरीज़ में सबसे पहला कॉन्टिनेंट जिसको हम कर रहे हैं वो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका. और ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद. और ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 लेक्चर है. सो पार्ट 1 में हम अफ्रीका के सराउंडिंग सीज़ एंड ओशंस, उनके सारे लैंडलॉक कंट्रीज़ और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करेंगे. इसके बाद पार्ट 2 और 3. पार्ट 2 में वी विल बी डूइंग द फिजिकल फीचर्स जैसे माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर्स, इंपॉर्टेंट लेक्स, वो सब करेंगे. एंड पार्ट 3 में हम रिसोर्सेज करेंगे, रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स एंड ऑल दैट. सो वी स्टार्ट विद द लेक्चर. सो जो पहला हमारा सेक्शन है अफ्रीका का वो है अफ्रीका के सीज़. ठीक है. सो आप जैसे देख रहे हो, दिस इज़ द होल अफ्रीका मैप. और अफ्रीका मैप में बिल्कुल ऊपर के जो पार्ट है उससे मेडिटेरेनियन सी टच हो रही है. सो कौन से कंट्रीज़ से मेडिटेरेनियन सी टच होती है वो देख लीजिए आप. द फर्स्ट इज़ मोरक्को, सेकंड अल्जीरिया, थर्ड इज़ टूनीशिया, फोर्थ लिबिया एंड फिफ्थ इजिप्ट. तो मेडिटेरेनियन सी के अफ्रीकन के 5 बॉर्डर्स हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 5 बॉर्डर्स हैं. पहला हमने कर लिया मोरक्को, सेकंड अल्जीरिया, थर्ड टूनीशिया, फोर्थ लिबिया एंड फिफ्थ इजिप्ट. उसके बाद आप देख रहे हो कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ रेड सी है. ओके. सो रेड सी बॉर्डर है किसके बीच में? अफ्रीका और एशिया के बीच में. ठीक है. या आप अरेबिया भी बोल सकते हो क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला है ईस्टर्न पार्ट में. सो रेड सी के बॉर्डर्स यहाँ से आप देख सकते हैं. द फर्स्ट इज़ इजिप्ट, सेकंड इज़ सुडान, थर्ड इज़ इरिट्रिया एंड फोर्थ इज़ दिजुबोती. सो आप इसमें देख रहे हो कि जो इथोपिया है, इथोपिया जो है वो रेड सी को टच नहीं करती क्योंकि वो एक काइंड ऑफ लैंडलॉक कंट्री है, आप कह सकते हो इथोपिया. सो जो हमारा पार्ट है 4 बॉर्डर्स हैं रेड सी के, इजिप्ट, सुडान, इरिट्रिया और दिजुबोती. ठीक है. उसके बाद यू कैन सी गल्फ ऑफ एडन. सो गल्फ ऑफ एडन में सिर्फ हमारा दिजुबोती एंड सोमालिया है. 2 कंट्रीज़ हैं ओनली, दिजुबोती एंड सोमालिया. सो दिस कंट्री इज़ सोमालिया. सो और इसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, उसमें आप देख रहे हो कि अटलांटिक ओशन है थ्रू आउट. ओके. सो ये जो लाइन हमने बनाई है दिस इज़ 0 डिग्री इक्वेटर. एंड 0 डिग्री जो इक्वेटर है उसने अफ्रीका को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. सो ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन आप बोल सकते हो. एंड नीचे जो पार्ट सी का है, ओशन का है, दैट इज़ साउथ अटलांटिक ओशन. ओके. सो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो बॉर्डर्स बन रहे हैं वो आप देख सकते हो. मोरक्को है, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, सेनेगल, गैम्बिया, गिनिया बिसाओ, गिनिया, सीरिया लियोने, लाइबेरिया और आइवरी कोस्ट. इन ये सारी कंट्रीज़ हैं. ठीक है. उसके बाद ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं, दिस पोर्शन, ये पोर्शन एक्चुअली गल्फ ऑफ गिनिया का है. तो इसको हम अटलांटिक ओशन का ही पार्ट मानते हैं, बट एक अलग जोग्राफिकल टर्म है गल्फ. सो गल्फ ऑफ गिनिया. गल्फ इज़ अ एनक्लोज्ड वाटर on 3 sides by the land and a opening of mouth into some parent ocean or parent sea. So इसका जो गल्फ ऑफ गिनिया की जो कंट्रीज़ हैं वो है घाना, टोगो, बेनिन और फिर नाइजीरिया, कैमरून और इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन. और एक यहाँ आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है साओ टोमे प्रिंसिप, साओ टोमे प्रिंसिप. सो ये वाला पार्ट हमारा वेस्टर्न है. और उसके बाद फिर से जब आप नीचे की तरफ साउथ की तरफ मूव करोगे तो वेस्ट पार्ट में फिर से साउथ अटलांटिक ओशन है और उसके बॉर्डर्स बन रहे हैं कॉन्गो, अंगोला, DR कॉन्गो, अंगोला, फिर से नमीबिया एंड यू हैव साउथ अफ्रीका. ठीक है. तो ये सारे बॉर्डर्स आपके बनते हैं इन द साउथ अटलांटिक ओशन. अगर हम ईस्ट की तरफ देखें इस मैप को, सो ईस्ट की तरफ में आपने गल्फ ऑफ एडन देखा था. सो गल्फ ऑफ एडन के नीचे ये जो सोमालिया का पार्ट है ये अरेबियन सी से टच होता है. ओके. एंड सोमालिया के बाद जो नीचे वाला पार्ट है इट इज़ ऑल इंडियन ओशन. सो इंडियन ओशन से जो बॉर्डर टच हो रहे हैं वो है केनिया, टंजानिया, मोजाम्बिक और यू हैव साउथ अफ्रीका एंड मेडागास्कर. ओके. सो दीज आर द कंट्रीज़ जो इंडियन ओशन के साथ टच हो रहे हैं. लेट मी टेल यू कि मेडागास्कर जो है वो एक आइलैंड कंट्री है. आइलैंड किसको बोलते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको आइलैंड बोलते हैं.
3 और कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, सेशेल्स, मॉरिशस एंड कोमोरोस। वो मैं आपको दूसरे डायग्राम में दिखाऊंगी। तो एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं अफ्रीका को। सो अफ्रीका का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो मेडिटेरेनियन सी पे है, सदर्न मोस्ट पार्ट है वो इंडियन ओशन में है, ईस्टर्न में रेड सी है, अरेबियन सी है और इंडियन ओशन है, और वेस्टर्न में नॉर्थ अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ गिनिया एंड साउथ अटलांटिक ओशन है। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड वंस वी रिवाइज द होल थिंग कि जो ऊपर वाला पार्ट है मेडिटेरेनियन सी का, उसमें जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स के नाम हैं कंट्रीज़ के, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया, लिबिया, इजिप्ट। एंड जो हमारा रेड सी है उसके भी 4 बॉर्डर्स हैं, वो है इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया एंड डिजुबोती, स्मॉल कंट्री डिजुबोती। देन हमारा गल्फ ऑफ एडन है इधर। सो गल्फ ऑफ एडन में 2 कंट्रीज़ हैं, डिजुबोती एंड सोमालिया। ओके, एंड यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आपके पास मोरक्को है, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, सेनेगल, द गैम्बिया, गिनिया बिसाओ, गिनिया, सीरिया लियोने, लाइबेरिया एंड आइवरी कोस्ट। ओके, सो दीज आर द कंट्रीज़। उसके बाद आपके पास है गल्फ ऑफ गिनिया। गल्फ ऑफ गिनिया में घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनिया एंड है आपका गैबॉन, और एक आइलैंड है यहाँ पे साओ टोमे प्रिंसिप। साउथ अटलांटिक ओशन में हमारे पास है कॉन्गो, DR कॉन्गो, एंगोला, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। ओके, एंड इंडियन ओशन में केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक एंड यू हैव साउथ अफ्रीका, प्लस 4 आइलैंड कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे हमें एक ही दिखाई दे रहा है, मैडागास्कर। ओके, सो ये अफ्रीका का एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया। इसमें कुछ लैंडलॉक कंट्रीज़ भी है, वो अभी हम अलग से करेंगे। अभी सिर्फ हमने कोस्टल कंट्रीज़ को देखा है। सो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप पॉज करके बॉर्डर्स जो मैं बोल रही हूँ वो ज़रूर नोट करें, जैसे मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डर्स, रेड सी के बॉर्डर्स, गल्फ ऑफ एडन के बॉर्डर्स, इंडियन ओशन के अफ्रीकन बॉर्डर्स, गल्फ ऑफ गिनिया के बॉर्डर्स, नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन के बॉर्डर्स। ये ज़रूर आप नोट करके रखें, एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसमें सब में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा स्वेज़ कनाल। सो स्वेज़ कनाल पढ़ने से पहले आप एक बार रेड सी का एरिया अच्छे से देख लो। सो ये जो पार्ट है हमारा जिसको मैं मार्क कर रही हूँ ये है गल्फ ऑफ एडन, और गल्फ ऑफ एडन से ये अंदर जाता है ये रेड सी, और रेड सी को मैंने आपको बताया एक तरफ अफ्रीका है और एक तरफ अरेबियन पेनिनसुला या फिर आप एशिया कह सकते हो। सो जो अफ्रीका का पार्ट है उसमें 4 कंट्रीज़ बॉर्डर है। 4 कंट्रीज़ में इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया एंड डिजुबोती, जैसा कि आप देख रहे हो। और एशिया में जो बॉर्डर्स हैं वो हैं सऊदी अरेबिया और यमन। तो सिर्फ 2 बॉर्डर्स हैं एशिया में, सऊदी अरेबिया एंड यमन, जो रेड सी के हैं। ओके, एंड नीचे मैंने जो आपको दिखाया मैडागास्कर, जो मैं बात कर रही थी, इंडियन ओशन में 4 आइलैंड कंट्रीज़ हैं। सो ये जो मैडागास्कर है, मैडागास्कर के साथ एक कंट्री और है ये वाला जिसको हम मार्क कर रहे हैं, दिस कंट्री, इसको कहते हैं कोमोरोस, एंड दिस कंट्री इज़ सेशेल्स, दिस कंट्री इज़ मॉरिशस। ओके, सो सेशेल्स जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अगर हम पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऑल 54 कंट्रीज़ की बात करें तो सेशेल्स इज़ द स्मॉलेस्ट। अब हमें देखना है स्वेज़ कनाल वाला एरिया। सो ये जो एरिया आप देख रहे हो ये रेड सी का है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, रेड सी। और रेड सी के दोनों तरफ, इस तरफ आप देख रहे हो कि गल्फ बना हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला, और इन दोनों के बीच में जो एरिया है लैंड का, इसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। ओके, सिनाई पेनिनसुला। सो ये जो गल्फ है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, और ये जो गल्फ आप देख रहे हो इसको कहते हैं गल्फ ऑफ स्वेज़। सो दोनों गल्फ्स के बीच में ये जो पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला, ये भी इजिप्ट का पार्ट है। सो दिस इज़ इजिप्ट एंड अगेन दिस सिनाई पेनिनसुला इज़ ऑल्सो इजिप्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। सो ये जो सैटेलाइट इमेज है ये है स्वेज़ कनाल की, और ये जो आप देख रहे हो गल्फ ऑफ स्वेज़ से, तो ये कनाल जो है वो यहाँ तक जो पहुँचाया गया है वो आर्टिफिशियल तरीके से पहुँचाया गया है। वो क्यों पहुँचाया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। ये जो पिक्चर है ये सैटेलाइट इमेज है एक्चुअली, और सैटेलाइट इमेज में आप देख रहे हो कि ये जो पानी है गल्फ ऑफ स्वेज़ से ये अंदर की तरफ
इस तरह आ रहा है। ये लेक बिटर है, इस लेक का नाम है लेक बिटर। और लेक बिटर से होते हुए ये जो कनाल है हमारा, इट इज़ जॉइनिंग इनटू द मेडिटरेनियन सी। ये जो है ये मेडिटरेनियन सी है ऊपर, और ये नीचे रेड सी है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्वेज कनाल है उसने कनेक्ट किया है किसको, रेड सी के साथ मेडिटरेनियन सी को। ओके, और जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो बीच वाला पार्ट है लैंड का, ये दो सी के बीच में है, एक मेडिटरेनियन और दूसरा रेड सी। जो ऐसा कोई भी लैंड का पार्ट होता है जो बहुत नैरो होता है, चौड़ा नहीं होता, और दो सी या दो वाटर बॉडीज़ के बीच में होता है, तो उसको हम कहते हैं इस्थुमस। और ये जो इस्थुमस है इसका नाम है इस्थुमस ऑफ स्वेज। ओके, सो इस्थुमस ऑफ स्वेज को इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से डिग करके इसको स्वेज कनाल को बनाया था। किसने बनाया था, क्या बनाया था, अभी सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि हम इन्होंने स्वेज कनाल को क्यों बनाया। सो जो यूरोपियंस थे उन्होंने स्वेज कनाल को क्यों बनाया, जैसा कि आप वर्ल्ड मैप में देख रहे हो, ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया, एंड देन यू कैन सी द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। सो हमारा इंडिया, सो ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं और इंडिया है, इनमें जो प्रोडक्ट्स थे, स्पाइसेस थे एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स थे, जिसके वजह से यूरोपियंस जो हैं, ये दिस इज़ यूरोप। ओके, सो यूरोपियंस जो हैं वो इतने दूर ट्रैवल करके इंडिया, एंड इतने दूर ट्रैवल करके इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, यहाँ तक पहुँच गए। क्यों पहुँच गए, इनकी स्पाइसेस और इनके डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए, जिनके पूरे वर्ल्ड में बड़ी चर्चा थी इन द एंशियंट डेज। तो क्या हुआ कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसका जो इजिप्ट वाला पार्ट है वो भी फ्रेंच कॉलोनी था। सो उन्होंने सोचा कि इतना लंबा रास्ता जो है उसको तय करने से अच्छा है कि यहाँ से ही आप गल्फ़ ऑफ एडन में एंटर होके, रेड सी में एंटर होके, गल्फ़ ऑफ स्वेज में एंटर होके एक यहाँ पे कनाल बना दी जाए, और इस कनाल से वी कैन एंटर इनटू मेडिटरेनियन सी, और मेडिटरेनियन सी से फिर यूरोप के काफ़ी देशों में जाया जा सकता है, जैसे कि इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है। सो जो रास्ता है वो बिल्कुल ही 1/3 हो जाएगा, इज़न्ट इट। सो अगर हम इस मैप को दोबारा ठीक से देखें, सो इंडिया से और बाकी साउथ ईस्टर्न एक कंट्री से गल्फ़ ऑफ एडन, रेड सी से गुजर के मेडिटरेनियन सी में आना और बाकी यूरोप देशों में जाना काफ़ी इजी है, और ये जो पूरा चक्कर लगाना ये काफ़ी टफ़ है। सो इसीलिए रेड सी के अंदर से, गल्फ़ ऑफ स्वेज के अंदर से ये स्वेज कनाल बनाया गया था सी इन द एंशियंट डेज। अब ये जो स्वेज कनाल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सो ये स्वेज कनाल जो है इसको 1859 से 1869 तक स्वेज कनाल कंपनी ने बनाया था, स्वेज कनाल कंपनी ने। और ये जब ओपन हुआ था 1869 में, तो ये फ्रेंच के अंडर में ओपन हुआ था, लेकिन बाद में इस पर ब्रिटिशर्स, यूके का भी कब्ज़ा था, और जो यूके था उसने फ्रांस के साथ इसको जॉइंटली होल्ड किया था 1956 तक। ओके, एंड जो जब इजिप्ट को इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रॉम द कॉलोनी ऑफ यूरोप, तो तब प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे अब्दुल नसर जिनका नाम था, उन्होंने ये जो स्वेज कनाल है उसको नेशनलाइज कर दिया था। सो नेशनलाइज करने का मतलब है अब ये उनकी कंट्री का था। ब्रिटिशर्स ने कंस्ट्रक्ट ज़रूर करवाया था, लेकिन अब ये उनकी कंट्री का बन चुका था। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो स्वेज कनाल है उस पर जो लॉ लगता है, वो उसका जो नाम है लॉ का, दैट इज़ कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और इसका मतलब है कि स्वेज कनाल वॉर के टाइम पे और पीस के टाइम पे यूज़ किया जा सकता है किसी भी कंट्री के द्वारा, और उसको रोका नहीं जाएगा। तो ये एक बड़ी दुविधा वाली बात थी कि वॉर के टाइम पे कोई कंट्री कैसे इसको अलाउ कर सकती है। सो इसीलिए इजिप्ट ने उसको नेशनलाइज कर दिया। और जो ये हमारा स्वेज कनाल है, यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे छोटे छोटे कनाल्स बने हुए थे। आप कह सकते हो कि रोमन एम्पायर एंड एंशियंट इजिप्शियन एम्पायर, प्टोलेमी, इन लोगों ने ये कनाल्स बनाए थे। इनफैक्ट नेपोलियन ने कुछ छोटे कनाल्स एंशियंट इजिप्शियंस के बनाए हुए डिस्कवर भी किए थे इस एरिया में।
तभी उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन है वो फ्रांस ने शुरू करवाई थी। अब हम फिर से आ जाते हैं प्रेसिडेंट नसर पे। सो प्रेसिडेंट नसर जो थे वो सोवियत यूनियन के बड़े करीब थे, एंड नेशनलाइजेशन जब उन्होंने कर दिया था स्वेज़ कनाल का, तो जो यूके है वो उनसे काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि यूके को फिर जो है रॉयल्टी, फ़ीस, टैक्सेस नहीं मिलते अगर वहाँ से सारे शिप्स जो हैं ट्रेड के लिए पास हो रहे हैं फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका टू मेडिटेरेनियन टू यूरोप, ठीक है। तो यूके ने और साथ में यूएस ने मिलके थ्रेटन किया, मतलब डराया इजिप्ट को कि हम आपके आसवान डैम का जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए स्पॉन्सर नहीं करेंगे, उसको रोक देंगे। और आसवान डैम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डैम है जो रिवर नाइल के ऊपर बना हुआ है, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। और जो सिटी है इजिप्ट का लक्सर, वहाँ पे ये आसवान डैम बना हुआ है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर रिजर्वायर है फॉर द होल ऑफ इजिप्ट। सो उन्होंने थ्रेटन किया, बट क्या है कि अगर स्वेज़ कनाल को आप बंद कर दोगे तो सारा जो ट्रेड है वो रुक जाता है। तो एक स्वेज़ क्राइसिस उन दिनों में 1950s में आ गया था, जिसकी वजह से यूके जो है फ्रांस के साथ मिलके और इज़राइल के साथ मिलके उन्होंने इजिप्ट को क्या किया, इन्वेड किया। और जब उन्होंने इजिप्ट को इन्वेड किया तो कनाडा के जो सेक्रेटरी थे, कनाडा के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने यूएन पीस कीपिंग फोर्स वहाँ भेजा। सो यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश को वहाँ से विथड्रॉ करना पड़ा, वहाँ से हटना पड़ा। सो जब वो वहाँ से हटे तो कनाडा के जो स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, मिनिस्टर जो थे, उनका नाम था पियर्सन। तो इनको बाद में नोबेल प्राइज़ से भी पुरस्कार दिया गया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मदद की थी वहाँ से स्वेज़ क्राइसिस को ख़त्म करने की। तो ये पूरी कहानी है स्वेज़ कनाल की। और बाद में एक 6 डे वॉर हुआ, और इस 6 डे वॉर में इज़राइल ने जो है सिनाई पेनिनसुला कैप्चर किया, जो मैंने आपको सिनाई पेनिनसुला दिखाया था, जिसके दोनों तरफ गल्फ़ है, एक तरफ गल्फ़ ऑफ अकाबा एंड दूसरी तरफ गल्फ़ ऑफ स्वेज़, और ये पूरा आपका रेड सी था। सो इस जो सिनाई पेनिनसुला को फिर से कैप्चर कर लिया, और बाद में यूएस ने इंटरवीन किया 1981 में, और सिनाई से इज़राइल ने वापस विड्रॉ कर लिया। सो ये पूरी स्वेज़ कनाल की कहानी है। और स्वेज़ कनाल क्यों इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको वर्ल्ड मैप से समझाया, कि जितना भी ट्रेड है वर्ल्ड का, जो ईस्ट से यूरोप का है, वो काफ़ी ज़्यादा स्वेज़ कनाल से होता है। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे शिप्स जो हैं, गुड्स कंटेनर शिप्स जो हैं, वो यहाँ पे 1 महीने 2 महीने की वेटिंग में खड़े रहते हैं। तो आप समझ सकते हो उनको 1-2 महीने की वेटिंग में खड़े रहना मंजूर है, लेकिन पूरा रास्ता काटना मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट का पैसा भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, और 1 महीने वेट करने से अच्छा है कि ये 6 महीने का रास्ता क्रॉस करना। सो दैट इज़ वाई स्वेज़ कनाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन रिगार्ड टू द वर्ल्ड ट्रेड। ओके, सो ये वन ऑफ द बिजिएस्ट सी रूट्स, ट्रेड रूट्स ऑफ द वर्ल्ड है। और इसीलिए बाकी जो कंट्रीज़ थे, यूके, यूएसए एंड फ्रांस, वो चाहते थे कि स्वेज़ कनाल नेशनलाइज ना हो, उनकी ओनरशिप जो है उनके पास रहे, ताकि वो पूरी दुनिया से ये ट्रेड के थ्रू टैक्सेस एंड फीस इकट्ठा कर पाएँ। लेकिन इजिप्ट के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नसर, उन्होंने ऐसा करने नहीं दिया। ये गल्फ़ ऑफ गिनिया का मैंने एक अलग सा मैप बनाया था, सो दैट आप इसको करीब से देखो। एक बार यहाँ से हम रिवीजन कर लेते हैं कि गल्फ़ ऑफ गिनिया में कौन से कंट्रीज़ थे। घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबॉन, और ये जो आइलैंड कंट्री था साओ टोमे प्रिंसिप। आगे बढ़ते हैं अफ्रीका के लेक्चर में। सो अफ्रीका में नेक्स्ट आप मेरे साथ पढ़ोगे लैंडलॉक कंट्रीज़। सो लैंडलॉक कंट्रीज़ का मतलब होता है कि वो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है, और उनका सी या बाहरी ओशन से कोई भी डायरेक्ट रास्ता नहीं है, उनको कहते हैं लैंडलॉक कंट्रीज़। सो ये लैंडलॉक कंट्रीज़ जो हैं, जो कोस्टल कंट्रीज़ होती हैं, उनके पे डिपेंडेंट रहती है अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। सो काफ़ी सारा नुकसान इनको होता है, क्योंकि इनका जो ट्रेड है वो थोड़ा महंगा हो जाता है, बिकॉज दूसरे कंट्रीज़ को इनको फ़ीस एंड टैक्सेस पे करना पड़ता है। सो जो पहली कंट्री है अफ्रीका में लैंडलॉक, वो है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो, देन यू हैव माली, माली के बाद नाइजर,
रिमेंबर नाइजीरिया और नाइजर दोनों अलग अलग कंट्री है। नाइजीरिया जो है पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कंट्री है पूरे अफ्रीका में, और इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं नाइजीरिया के। इनफैक्ट नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया में उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में ट्रेनिंग भी करी थी, तो इट हैज़ अ वेरी गुड रिलेशन विथ इंडिया। और ये कोस्टल कंट्री है गल्फ ऑफ गिनिया में। नाइजर जो है आपका वो लैंडलॉक कंट्री है। सो फोर्थ कंट्री इज़ चैड। फिफ्थ कंट्री आप देख रहे हो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सिक्स्थ कंट्री इज़ साउथ सुडान। सेवेंथ कंट्री इज़ इथोपिया। एट्थ कंट्री इज़ युगांडा। देन ये स्मॉल कंट्री आप देख रहे हो युगांडा के नीचे रवांडा, और ये है ग्रीन में बुरुंडी। फिर आप देख रहे हो ये ग्रीन वाली कंट्री मलावी। उसके बाद ये बड़ी सी कंट्री जो आपको दिख रही है ये ज़ाम्बिया। इसके नीचे जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, और यहाँ दो छोटी छोटी कंट्रीज़, एक स्वाज़ीलैंड और एक लेसोथो। ठीक है, ये स्पेलिंग लिखा है लेसोथो। सो ये जो भी सारी कंट्रीज़ मैंने अभी मार्क करी ये सारे लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। एक बार और हम कर लेते हैं लैंडलॉक कंट्रीज़ को। पहली कंट्री आपकी माली, सेकंड है बुर्किना फासो, थर्ड नाइजर, फोर्थ चैड, फिफ्थ साउथ सुडान, सिक्स्थ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेवेंथ इज़ इथोपिया, एट्थ इज़ युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, मलावी, जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया और बोट्सवाना, स्वाज़ीलैंड, लेसोथो। तो ये सारी हो गई हमारी लैंडलॉक कंट्रीज़। ज़रूर इनको नोट करें, बहुत बार क्वेश्चंस में आते हैं कि लैंडलॉक कंट्री इनमें से कौन है, ABCD, और आपको आंसर करना होता है, तो वहाँ ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और ये सारे फैक्ट्स हैं जो हैं हमारे अफ्रीका के बारे में। और कुछ मैं आपको इसमें अलग और बता देती हूँ। स्वेज़ कनाल की जो मैप पॉइंटिंग है उनमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो जो ये पेनिनसुला मैं बना रही हूँ, दिस इज़ द सिनाई पेनिनसुला, एंड इस सिनाई पेनिनसुला के दोनों साइड यू हैव गल्फ। सो एक है गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरा है गल्फ ऑफ स्वेज़। इसी गल्फ ऑफ स्वेज़ से यहाँ से कनाल बाहर आई है। सो कनाल जो एंड होती है वहाँ पे पोर्ट है, और उस पोर्ट का नाम है पोर्ट सैड। ओके, और पोर्ट सैड इज़ वेरी नियर टू नाइल डेल्टा, और ये जो है ये आपका स्वेज़ कनाल जो है, एंड दिस इज़ द गल्फ, दिस इज़ सिनाई पेनिनसुला। और हम इसको फर्दर नीचे ड्रॉ करेंगे इस तरह, तो दिस विल बी द रेड सी। ओके, दिस विल बी द रेड सी। सो गल्फ ऑफ स्वेज़ जो है वो पूरी तरह इजिप्ट में है, इसके और कोई कंट्रीज़ बॉर्डरिंग नहीं है। लेकिन जो गल्फ ऑफ अकाबा है उसके कंट्रीज़ 4 बॉर्डर हैं। पहला तो सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट में आता है, उसके बाद इज़राइल है, इज़राइल के बाद वी हैव जॉर्डन, एंड देन वी हैव सऊदी अरेबिया। ओके, सो देयर इज़ अ सेपरेट डायग्राम जो हमने पहले लिया था गल्फ ऑफ स्वेज़ का, वहाँ से भी हम देख सकते हैं। सो इफ़ यू कैन सी द गल्फ ऑफ अकाबा, ये जो कंट्री है, दिस कंट्री विच आई एम मार्किंग विद अ येलो मार्क, दिस इज़ द इज़राइल कंट्री, दिस इज़ जॉर्डन, दिस इज़ सऊदी अरेबिया, एंड दिस इज़ द सिनाई पार्ट ऑफ इजिप्ट। सो 4 जो हैं वो गल्फ ऑफ अकाबा को बॉर्डर करते हैं। ओके, नाउ जो हमारा रेड सी है उसके बारे में भी 2-4 बातें कर लेते हैं। इट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स कोरल आयरन्स, एंड इसका जो पुराना नाम है रेड सी का, दैट इज़ एरिथ्रेनियन सी, एरिथ्रेनियन सी। सो कभी कभी एग्जाम्स में ये पूछ लेते हैं ये फैक्ट्स, एंड ये वर्ल्ड का नॉर्दर्न मोस्ट ट्रॉपिकल सी है। ओके, नॉर्दर्न मोस्ट ट्रॉपिकल सी है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है गल्फ ऑफ गिनिया में करनी है मुझे आपसे। सो गल्फ ऑफ गिनिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन इसलिए है क्योंकि इक्वेटर जो है वो गल्फ ऑफ गिनिया से पास होता है। मैंने आपको पहले भी मैप में दिखाया इक्वेटर, हम दोबारा उसको कर लेंगे। इक्वेटर जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है, वो पास होती है गल्फ ऑफ गिनिया से, एंड ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड भी पास होती है। जो हमारी प्राइम लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। सो ये गल्फ इसीलिए बहुत फेमस है क्योंकि इससे इक्वेटर 0 डिग्री और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन दोनों पास होते हैं। और इम्पॉर्टेंट जो रिवर्स हैं जो गल्फ ऑफ गिनिया में ड्रेन होते हैं वो है नाइजर रिवर, जो कि नाइजर कंट्री के नाम पे है, और दूसरी रिवर है वोल्टा। इसको हम और करेंगे फिज़िकल ज्योग्राफी में जब हम फिज़िकल पार्ट ऑफ अफ्रीका करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, एंड लैंडलॉक कंट्रीज़ भी मैंने आपको बता दिया। और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और मैं आपको पॉलिटिकल वे में बता देती हूँ।
54 फुल्ली रिकग्नाइज्ड कंट्री है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, एंड इनका एक यूनियन है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। और ये जो अफ्रीकन यूनियन है ये 2001 में एस्टैब्लिश हुआ था, फाइंड आउट हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जो है इथोपिया में है, एडिस अबाबा। उनकी कैपिटल, इथोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा में है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इसके हेडक्वार्टर, इसकी मीटिंग्स के बारे में। तो 54 जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के वो सारे इसके मेंबर्स हैं। 2001 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और हेडक्वार्टर इसका एडिस अबाबा में है। ओके, एंड जो लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज अफ्रीका की वो है अल्जीरिया, जो सबसे ऊपर हमने देखा था, जिसका रेड मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर है, अल्जीरिया। लेकिन पॉपुलेशन वाइज अगर हम लार्जेस्ट देखें कंट्री, तो पॉपुलेशन वाइज इट इज़ नाइजीरिया। याद रखिए, नाइजर नहीं, नाइजीरिया। ओके, एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है वो है सेशेल्स। लेकिन अगर हम लैंड पार्ट में सबसे स्मॉलेस्ट देखें तो वो है द गैम्बिया। द गैम्बिया जो कंट्री है वो हमने अटलांटिक ओशन के साइड पे देखा था। ओके, एंड एक और इसमें चीज़ मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगी विच इज़ कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सो जो ये पार्ट है अफ्रीका का, ये एक हॉर्न की तरह दिखता है, इसीलिए इस पार्ट को कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इसमें 4 कंट्रीज़ हैं। वो 4 कंट्रीज़ सेम है, डिजुबोती, सोमालिया, इथोपिया एंड इरिट्रिया। ओके, इरिट्रिया की कैपिटल अस्मारा, डिजुबोती की कैपिटल डिजुबोती, सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु एंड इथियोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा। इसी एडिस अबाबा में अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। सो अफ्रीका के ये जो 4 कंट्रीज़ हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। और जो इरिट्रिया का आप कैपिटल देख रहे हो अस्मारा, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। 3 साल पहले इन 2017 इसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का खिताब दिया गया था अस्मारा को। जिस तरह इंडिया के अहमदाबाद एंड जयपुर को भी वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ कहा जाता है, उसी तरह अस्मारा को भी कहा जाता है। और ये सिटी जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अफ्रीकन पॉलिटिकल लेक्चर। हम दूसरे लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम अफ्रीका के फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, पार्ट 2 में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर, एंड सारे ये कॉपी आप नोट्स पे ज़रूर कर लेना।